हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, डीएसएसबी रीड सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जा रहा है और अब तक हमने 3 पार्ट जो है इस प्रीवियस ईयर का 2018 का जो है उसका 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको आप देख लीजिएगा, उसके बाद इस लास्ट वाले सेक्शन को देखिएगा। और ये जो लास्ट सेक्शन है दोस्तों, ये आपका देख सकते हैं पार्ट बी लिखा हुआ है, यानी कि ये आपका कोर यानी कि आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है आपका उससे है। यानी कि अगर आपने टीचिंग का जैसे कि आपका ये जॉब के लिए है, तो अगर आपने सीडीपी जानते होंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है उसका क्वेश्चन होगा, या फिर अगर आप विकलांगता यानी स्पेशल फील्ड में आपने पढ़ाई किया हुआ है, डिप्लोमा लिया हुआ है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। तो अगर आपने पिछला नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। और बाकी जितना भी लिंक है मैं सारे का इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग देख सकिएगा। और आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये देखिए लिखा हुआ है इसमें पोस्ट स्पेसिफिक विषय, यानी कि आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसी से है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम पूछा जा रहा है। तो चलिए हम इसमें बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको आंसर बताते जाएंगे। अगर आप जिसमें भी जरूरत पड़ेगी उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन इसमें दिया एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो हम उसको पढ़ भी लेंगे। तो इसमें आपको देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, डी है। डी है यानी कि ज्ञान होगा, उसके बाद अवबोध होता है, उसके बाद अनुप्रयोग होता है, फिर विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है, उसके बाद मूल्यांकन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इसका जो है आप लोग क्रम याद कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है इस तरह से। तो देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया: संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, मनोगात्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। ठीक है, 3। और देखिए इसमें जो है ब्लूम ने 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को पुनः क्रमशः 6 भागों में, यानी कि जो आपका पहला इसमें संज्ञानात्मक ये वाला है उसको फिर उन्होंने 6 भागों में विभाजित किया है। तो क्या क्या है आपका, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये जो आपका दिया हुआ है। तो यानी कि जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है इसके बारे में बोला गया, तो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो शिक्षण के उद्देश्य अगर पूछ सकता है एग्जाम में कई बार, तो शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोविज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक के हो जाएंगे आपके ये 3, 6 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। तो बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है देख लीजिए ऑप्शन में, तो इसका सी होगा आंसर, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि जब हम बच्चों को क्या होता है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कराते हैं ताकि उनको सब कुछ का नॉलेज प्रैक्टिकली हो सके, इस वजह से हम लोग उनको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कराते रहते हैं। ओके, तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर सी हो गया है। अब हम लोग ये जो है आपका 103 नंबर क्वेश्चन करते हैं, राइट। तो 103 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे आप लोग बताइए। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो बताइए शिक्षण का सूत्र इसमें से क्या नहीं है। तो देखिए इसमें जो आप जाएंगे, देखिए सरल से कठिन की ओर, तो आपको पता होगा कि हम लोग जो भी मतलब एजुकेशन की बात करते हैं तो हमेशा पहले सिंपल चीज़ें पढ़ाई जाती है, उसके बाद ही कठिन चीज़ें पढ़ाई जाती है। अनिश्चित से निश्चित की ओर, देखिए सब आपका रूल होता है, तो ये आपका भी ये भी रूल है आपका, अनिश्चित से निश्चित, यानी कि पहले जो चीज़ हमें पता नहीं होता है तो उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद निश्चित करते हैं। ठीक है, तो पहले अनिश्चित जो पता नहीं उसके बारे में भी जानते हैं। अदृश्य से अदृश्य, यानी कि जो चीज़ पहले विजुअलाइज हम लोग काम करते हैं उसके बाद ही अदृश्य की कल्पना करते हैं या फिर उसको देखते हैं। तो ये भी आपका ये तीनों सूत्र है आपका, लेकिन ये देखिए निगमन से आगमन ये आपका शिक्षण सूत्र नहीं है। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या होगा आंसर, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए इसमें ये देख लेते हैं कि जो हर्बर्ट स्पेंसर जी हैं और कामेनियस ने निम्न प्रकार के शिक्षण का सूत्र दिया है। तो ये देखिए ये आप लोग को जानना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या क्या है, सरल से कठिन की ओर है, ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि जो कि ये वाला देखिए पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, कोई चीज़ बहुत बड़ा होता है तो उसको हम लोग पाठ में सीखते हैं। और अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक तर्क से तर्कसंगत की ओर, अनुभव से युक्ति युक्त की ओर, और प्रकृति से प्रकृति का अनुसरण। ये सारे जो हैं 11, ये सभी क्या है शिक्षण के सूत्र होते हैं। तो इसमें से आपका कुछ भी ऑप्शन में दिया रहेगा, बोलेगा इसमें कौन सा सूत्र नहीं है या फिर है। ओके,
तो आप लोग इसको जान लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके अगर आपने बीएड या फिर जो भी डिप्लोमा अगर किया होगा तो उसमें इस तरह का एक टॉपिक आता है, उसमें पूरा दिया रहता है, ठीक है। तो इसमें एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 104 नंबर का, राइट। 104 नंबर जो देखते हैं तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर दोस्तों। तो इसमें देखिए ऑप्शन देखिए, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। मतलब अगर हम बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए, मतलब अगर बच्चे कैसे तर्क लगाएंगे या फिर कैसे सोचेंगे, तो हम लोग इससे किस तरह क्वेश्चन करेंगे या फिर इसके सामने क्या ऐसा मतलब बात कर रखेंगे। देखिए क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, तो इससे हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो क्या वो ऐसा मतलब सोचेंगे गंभीर रूप से, इसका सही जवाब क्या है, और क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। तो इसमें देखिए ये तीनों तो नहीं होगा, लेकिन लास्ट देखिए विभिन्न तरीक़ों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही विभिन्न तरीके पूछ दिए जाते हैं, यानी कि जैसे कि आपको पता होगा कोई भी क्वेश्चन होता है उसके तरीके कई होते हैं, है ना। जैसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन लगाते हैं तो उसके 1 या 2 3 मेथड होते हैं। तो हम बच्चों से इस तरह से पूछेंगे कि भैया इसका कोई तरीका बताइए, आप 1 2 3 मेथड बताइए, तो सब बच्चे क्या करेंगे, सब सोल्यूशन सॉल्व करके बताएंगे। और जब 2 3 तरीके से सोचेंगे तो उनके क्या होगा, सोचने की प्रवृत्ति काफ़ी डेवलप होगी। बात समझ में आ रही। चलिए ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन सीटेट में भी आता है आपका। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए आप 105 नंबर जो है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है, बताइए संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है बताइए। तो इसका जो आंसर होगा देखिए पहले इसमें देख लीजिए क्या है। इसका आंसर होगा एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। ओके, तो सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया होगा तभी आपका ये क्या होगा, संरचनात्मक दृष्टिकोण कहला जाएगा। चलिए इसमें कुछ डिस्कस नहीं करने आ गए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 106 नंबर देख लेते हैं हम लोग क्या है इसमें। और इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक करना है, को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर, देखिए सी दिया हुआ विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न को अनुप्रेरित शिक्षक के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है, ठीक। इस तरह से आप लोग सीख मार सकते हैं आंसर। अब एक क्वेश्चन आता है आपका, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। तो बताइए प्रथम पद क्या होता है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का। तो इसका आंसर होगा योजना बनाना, ठीक है। प्रथम पद यानी कि प्रथम पद जो होगा आपका योजना बनाना। देखिए पूरा योजना कैसे बनाया गया है, AWLN का सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद योजना बनाना होता है, ठीक है। तो सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा ही योजना बनाया जाता है, और इसको जो किन्होंने पारित किया था तो वो है SWLN। तो देखिए कैसे बनाते हैं, तो पाठ योजना बनाने के लिए हम लोग ये देखिए सूक्ष्म शिक्षण चक्र पूरा दिया हुआ था। पाठ योजना बनाने के लिए पहले शिक्षण, उसके बाद प्रतिपुष्टि और पुनः नियोजन किया जाता है, उसको पुनः शिक्षण लिया जाता है और उसके बाद पुनः प्रतिपुष्टि, फिर पाठ योजना बना दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से ये सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद जो बोला जाता है वो हो जाता है आपका योजना बनाना। तो आपका पाठ योजना बनाना जो है ये पहला है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, योजना बनाएंगे तभी शिक्षण देंगे, फिर प्रतिपुष्टि कराएंगे, पुनः नियोजन, फिर शिक्षण और प्रतिपुष्टि कराएंगे। चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये बचा है आपका 108 वाला, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया। ओके, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। ओके, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, डाल्टन शिक्षण विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका है 109 नंबर। कैसे करेंगे, मधु गणित में कमज़ोर है, एक अच्छे अध्यापक की पुष्टि में उसके गणित में कमज़ोर होने का क्या कारण हो सकता है। तो बताइए प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है। देखिए ऐसा कभी भी ऑप्शन में क्वेश्चन आता है किसी एक पर्टिकुलर वर्ग लिंग भेद को अगर करता है तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं होगा, यानी वो गलत होगा। अगला क्या है, उसके माता पिता अनपढ़ है, बिल्कुल नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है कि अनपढ़ हो, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और उसे अध्ययन में रुचि नहीं है, ये देखिए अध्ययन में रुचि नहीं है तो फिर वे स्टूडेंट होगी नहीं, और ये कुछ हद तक लग रहा है लेकिन ऐसा होगा नहीं। पहले लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं फिर समझ आ जाएगा। गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है, ठीक। अब इन दोनों में तुलना किया जाए कि उसको मैथ नहीं आ रहा है, इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी जो पढ़ाने की जो प्रक्रिया है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं मैथ को, वो सही तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं, इस वजह से ये आंसर सही है, ठीक है। कमज़ोर होने का मेन कारण यही है कि भाई आप अगर किसी को कुछ नहीं आता है तो उसको हम लोग बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं ताकि उसको अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 110, ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है। तो बताइए
इसमें कौन सा असंगत दिख रहा है आपको ब्लूम के वर्गीकरण? तो ब्लूम ने जो वर्गीकरण किया था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखिए इसमें विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुप्रयोग ये सारे आता है, लेकिन आत्म अनुभूति यह नहीं आता है ब्लूम के वर्गीकरण में। ठीक है, तो देखिए ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्यों के आधारित प्रश्नों के निम्नलिखित घटक होना चाहिए, जैसे ज्ञान, समझ, विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, ये सारे सब आने चाहिए ब्लूम के अनुसार। और जो नहीं आएगा वो क्या है? आत्म अनुभूति। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका 111 नंबर, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अगर हमें अनुशासित रखना है बच्चों को तो कैसे सबसे ज़्यादा देखिए अब पहले जैसा तो समय नहीं रह गया कि पहले टीचर लोग मार देते थे बच्चों को, पर अब ऐसा कुछ करना नहीं है। आपको कुछ ट्रिक लगाना है, आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको कुछ ऐसी पद्धति अपनानी चाहिए जिससे बच्चे अनुशासन में भी रहे और अच्छे से पढ़ाई करें। तो क्या होगा ऑप्शन आपने देख लिया होगा। देखिए इसका आंसर जो होगा बी, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। मतलब कि शिक्षक को जो शिक्षक पद्धति है यानी कि जो पढ़ाई किया जाता है उसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाओ आप। इतना इंटरेस्टिंग करेंगे कि मतलब कि बच्चे जो है उसकी तरफ पढ़ाई की तरफ आकर्षित हो और उसको पढ़ाई करें, मन लगे उनका। और ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ऑप्शन 111 हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका 112 का। तो 112 में क्या है आपका, देखिए निम्न कक्षाओं में शिक्षण का खेल विधि आधारित है। तो शिक्षण का खेल विधि आधारित है, तो किस पे आधारित है भाई? देखिए तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। आंसर जो होगा इसका सी होगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। यानी शिक्षक निम्न कक्षा में शिक्षण का खेल विधि आधारित है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जटिल परिस्थिति को सर्व संशोधित करने के लिए शिक्षक बच्चों की सहायता प्राप्त करता है। बताइए, जटिल परिस्थिति को अगर संशोधित करना हो तो शिक्षक बच्चों की सहायता करता है तो किस तरह से करता है? प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और उससे पहले कार्य को पूरा करवाने के लिए, कोई भी सहायता न देकर। देखिए कोई नहीं सहायता, ये तो बिल्कुल निगेटिव है, तो ये तो होगा ही नहीं। उस पर एक भाषण देकर, भाषण से भी काम नहीं होने वाला है। और कार्य को छोटी छोटी हिस्से में बांट कर नहीं, ठीक है। तो यानी ऑप्शन डी और ए में से हो सकता है। तो देखते हैं प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य को पूरा करने वाले बच्चों को रखा जाता है, ठीक है। तो जटिल परिस्थिति में अगर हम दिया जाए तो जटिल का मतलब ही होता है कि इसको सिंप्लीफाई करिए, और सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है? कार्य को बिल्कुल छोटा छोटा करके। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या आता है दोस्तों। तो देखिए इसमें डी दिया हुआ है, कार्य को बिल्कुल वही है, सही है मेरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कार्य को बिल्कुल छोटे छोटे भागों में बांट कर। और तो चलिए एक तो दोस्तों अगर आप क्वेश्चन जो भी है आपका मेरा अगर ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए मैं अच्छे अच्छे कंटेंट ले आऊँगा। तो बने रहिए आप मेरे चैनल पे और पूरा मैं एक एक टॉपिक कंप्लीट करता रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था। तो फ्रोवेल के अनुसार क्या महत्वपूर्ण योगदान था? तो आप देखिए, तो किंडर गार्डन, ठीक है, ये काफ़ी जो है फेमस है, आपको पता होगा। तो किंडर गार्डन जो है महत्वपूर्ण योगदान था शिक्षा में फ्रोवेल का। तो किंडर गार्डन पद्धति मनोवैज्ञानिक, ठीक है, हो गया। अब चाहिए देखते हैं 115 में क्या है? कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है? तो बताइए शिक्षा का सबसे अच्छा तरीका क्या है? व्याख्यान, सृजनात्मक, समूह वार्तालाप, प्रयोगशाला विधि। तो देखिए इसमें जो होता है क्रिएटिविटी होता है, यानी कि सृजनात्मक। ओके, इसमें क्या होता है? बच्चे कुछ करके सीखते हैं, तो ये आपका सृजनात्मक हो जाएगा आपका, सही है बिल्कुल। कौन सा सही तरीका? अब इसमें आएगा 116 नंबर, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ चर्चा शब्दावली, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? जो हो जाएगा ए। क्या होगा इसका आंसर? इसका तो मैंने बी लगा दिया था आपको। तो क्या होगा? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? शिक्षा के क्षेत्र में पाठ चर्चा शब्दावली की। तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन मीडी के अनुसार समुचित है? ओके, इसका आंसर देखिए क्या होगा दोस्तों। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को
सुलझाने में समक्ष होना चाहिए। तो इसको याद रखिएगा कि सामाजिक समस्याओं पे जब बात की जाएगी तो यानी ज्ञान डीबी का आएगा और ये अपनी समस्याओं को खुद सुलझाने की उनकी सक्षम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर जो होगा फ्रोवेल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रोवेल। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन देखा है एक बार देख लेते हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए, खेल प्रशिक्षण विधि में प्रतिपादक पेस्टोलॉजी के शिष्य फ्रेडरिक विलियम ऑगस्टस फ्रोवेल माने जाते हैं। उन्होंने किंडरगार्टन बालवाड़ी की संकल्पना दी थी तथा शैक्षणिक खिलौनों का विकास किया था, जिन्हें फ्रोवेल उपहार के नाम से जाना जाता है। किलपैट्रिक जॉन डीवी के उत्तराधिकारी थे तथा उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के लिए परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड का विकास किया था। ओके, तो खेल शिक्षण का क्या आ जाएगा? फ्रोवेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। तो शिक्षक की भूमिका दोस्तों क्या होती है? देखिए, अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित विज्ञान भाषा सिखाने की, बच्चों के मूल्य आधारित शिक्षा देने की, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो इसका आंसर क्या होगा? सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण की भूमिका। तो आधुनिक की बात कर रहा है, यानी कि हमें कुछ आधुनिक तकनीक भी यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल हम लोग काफ़ी कुछ मतलब अभी लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आजकल तो कॉलेज में जैसे मॉडल स्कूल जो बन रहा है वहाँ पे लोग प्रोजेक्टर वगैरह भी यूज कर रहे हैं। तो वही है सीखने हेतु अच्छे सुलभकर्ता की। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हम लोग यूज करके कर लेंगे। तो अभी चाहे तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। आधुनिक शिक्षा अधिगम प्रक्रिया की शिक्षक की भूमिका हेतु सीखने हेतु एक सुलभकर्ता की होना चाहिए। शिक्षक सीखने हेतु अधिगम परिस्थिति उपस्थिति करता है, जिससे छात्र सक्रिय सहभागिता के द्वारा अनुभव प्राप्त करता है। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 120 वाला। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं, तो बताइए इसमें कौन कौन सा होगा? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, ये सभी। तो देखिए, शिक्षा की प्रक्रिया में तो सारी चीज़ें, शिक्षक भी चाहिए, शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट भी चाहिए, और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस भी चाहिए। ठीक है, तो सब कुछ चाहिए, तो ये सभी हो जाएगा। ओके, और एक क्वेश्चन ये है आपका 121, संप्रेषण का वास्तविक अर्थ बताइए क्या है? संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है, संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का वास्तविक अर्थ क्या होता है? सूचनाओं को भली भांति प्रेषित करना, सूचनाओं पर भाषण देना, शिक्षक और छात्र के बीच वार्तालाप होना, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जितने भी हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, कोई एक व्यक्ति बोल रहा है और अगला कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है, देखिए इसमें सूचना भली भांति दे रहा है, अगला क्या कर रहा है, भाषण दे रहा है। तो इसमें कोई वार्तालाप, शिक्षक और छात्र के बीच में वार्तालाप होना। ठीक है, और इसमें देखिए इनमें से कोई नहीं। तो संप्रेषण का वास्तविक अर्थ देखिए क्या होता है, देख लेते हैं आंसर में। संप्रेषण का वास्तविक अर्थ होता है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की सूचनाओं एवं संदेशों को भेजा जाना, प्राप्तकर्ता द्वारा उन्हें ठीक तथा सही अर्थ में समझना, जिस रूप और अर्थ में संप्रेषण कराता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हर जगह आपका जो है सूचना देना हो रहा है, सब कुछ वार्तालाप भी हो रहा है, लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन यानी कि जो संप्रेषण है, आपने किसी ऐसे भाषा में बोला है जिसे सामने वाले को समझ में ना आए, तो वो कम्युनिकेशन या संप्रेषण या कम्युनिकेशन नहीं कहलाता है। तो यानी कि आप जो बात बोल रहे हैं या फिर जिस भाषा में बोल रहे हैं, सामने वाले को उस भाषा में समझ में आनी चाहिए, अदरवाइज वो संप्रेषण नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो बस यही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 122। ठीक है, 122वां क्वेश्चन, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए एक बार। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा, हम लोग चलते हैं विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं का पूरा करना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने योग्य या अयोग्य है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए आप लोग। विद्यालयों को बालकों की वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझना चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षार्थियों के सीखने की योग्यता व अयोग्यता का पता चलता है तथा विद्यालय इसी आधार पर उनका विकास करता है। ठीक है, तो इसका जो कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, तो इसलिए हम पढ़ के आपको बता भी देते हैं साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 123, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है?
तो बताइए इसका क्या आंसर होगा दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा, देखिए, यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ठीक है, शैक्षणिक और निष्पादन आधार जो भी है इसमें मतलब एजुकेशन के बारे में पूछा जा रहा है, किस तरह से निष्पादन किया जाता है, स्तर कैसे बढ़ाया जाता है, तो वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, तब हो जाएगा होता है। ओके, ये हो गया आपका 123 का। इसमें क्वेश्चन नंबर 124 देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सभी विश्लेषण के उदाहरण है सिवाय, तो बताइए संश्लेषण के उदाहरण कौन कौन से और कौन नहीं है। तो देखिए, निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना, ये सभी तो आपके संश्लेषण के उदाहरण है। लेकिन चित्र रंगने में कोई संश्लेषण की बात नहीं आती है, क्योंकि देखिए रंग भरना संश्लेषण का उदाहरण नहीं, क्योंकि सिंथेसिस यानी संश्लेषण की विषय वस्तु का सार संग्रह होता है। ओके, बाकी समय क्या है, कोई सार संग्रह वगैरह है, लेकिन चित्र वर्णन नहीं होगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर जो है 125 देख लेते हैं हम लोग, क्या है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। तो बताइए शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन, ये सभी। तो देखिए इसमें जितना विधि दिया हुआ, खेल विधि, मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन, ये सभी आपका शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। हर एक के द्वारा जो हम लोग विधि होता है सबको अप्लाई जाता है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए 0 to 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 0 से 6 वर्ष को ही बोलते हैं शैशवावस्था। इस अवस्था में शिशु को मॉन्टेसरी शिक्षा विधि, किंडरगार्टन, ओके, और खेल विधि से शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार की स्कूल पद्धति वर्तमान समय में प्ले वे स्कूल में अपनाई जाती है। ठीक है, तो आपको पता होगा जैसे कि प्ले स्कूल चलता है तो उसमें क्या होता है, इन्हीं सब मेथड का वहाँ पे यूज किया जाता है ताकि बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में रहे। हालांकि वहाँ पढ़ाई तो किया नहीं जाता है, वहाँ पे क्या किया जाता है, उनके बच्चों को सिर्फ एक सिखाया जाता है चीज़ें। ठीक है, वहाँ पे खेलना कूदना और कैसे रहना चाहिए, ये सब चीज़ें उनके अंदर डेवलप होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 126। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो बताइए, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण या ज्ञान है। बच्चे को जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं है। ठीक है, तो देखिए जब इसको ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे बूथ की बात किया है, तो हम लोग पहले इसमें ऑप्शन देखेंगे बूथ वाली बात किसमें किया है। देखिए इसमें भी बूथ की बात किया है। अब बूथ में जो बात किया है उसको देखिए ध्यान से। बच्चे का जवाब बूथ दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। यानी कि बच्चा जैसे छोटा सा है, अगर मैं माता पिता के साथ कभी गया होगा, खरीदा होगा, तो आपको पता होगा आजकल जैसे यहाँ पे दिल्ली वगैरह में आप देखेंगे तो वहाँ पे दूध बूथ जो होता है बना रहता है, या फिर कहीं भी आप जिस भी स्टेट में हो तो जो डेयरी वगैरह होता है, तो वहाँ पर जब जाएंगे तो वहीं से दूध वाला जो होता है वहाँ पर डेयरी वाला होता है, वो दूध देता है, पैकेट देता है। या कई बार क्या होता है, दूध का वो आता है पूरा लिक्विड होता है, तो वो आप लोग बॉटल लगाएंगे पूरा दूध भर जाता है। ठीक है, तो उस बच्चे को लगता होगा कि वो वहीं से दूध मतलब देता है ना, दूध जो होता है वही दूध दे रहा है। तो इसमें क्या है, वो गाय का भी शायद देखा होगा, लेकिन यहाँ पे जो बात करी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ऐड हो गया कि ये भाई भूत वाली, तो ये बात सत्य हो गया। ठीक है, तो उसके नॉलेज में यही आ रही है बात। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो भाई क्या महत्वपूर्ण बताइए। प्रभावशाली अध्यापिका अगर होना है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए। देखिए, पुस्तक के उत्तरों को लिखने पर बल देना, बिल्कुल नहीं। समूह गतिविधि के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर ध्यान देना। देखिए जब भी इस तरह का वैयक्तिक मतलब बजाय जो आ गया इस तरह से केवल की बात कर रहा था, यानी कि केवल ये तो होगा नहीं, वैयक्तिक नहीं होगा, पर्सनल मतलब पर्सनल बोलते हैं इसको, ये तो होगा नहीं, और भी होगा, बहुत सारी बातें होती है। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान को, देखिए बिल्कुल नहीं। अब प्रश्न पूछे बच्चा तो उसको आंसर देना चाहिए। और प्रत्येक बच्चे के संपर्क बना, बिल्कुल ये सही है, सभी बच्चों के संपर्क बनाना चाहिए, सभी बच्चों से क्वेश्चन करना चाहिए, सभी बच्चों को देखना चाहिए, है ना। एक प्रभावशाली टीचर वही होता है जो सभी बच्चों को लेकर चलता है, किसी पर्टिकुलर बच्चों को नहीं लेकर चलता है। ओके, अब चलिए ये तो हो गया आपका। और 128 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अच्छे से। इसमें देखिए पूछ रहा है आपका
शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। तो शिक्षण प्रक्रिया की बात कर रहा है। देखिए, विषय वस्तु की कठिनाई पर असर बिल्कुल नहीं। गृह कार्य की जांच में लगन, ऐसा कुछ नहीं है जो आप मतलब गृह कार्य बहुत लगन से आप करो, ऐसा कुछ नहीं है। अनुशासन और नियमित उपस्थिति बिल्कुल नहीं, उपस्थिति सब तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें किस प्रकार से परिपाटी करना है देखिए वो देखना है। तो विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, देखिए जब तक विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता यानी एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक शिक्षा प्रक्रिया अच्छे से नहीं हो पाएगी, यानी क्या होगा आंसर इसका ए। ओके, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आप लोग अपना वैल्यूबल कमेंट में दीजिएगा, वैल्यू जो भी सुझाव देना चाहते हैं तो बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब बस करिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 129। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि आपका जो है शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो बताइए कैसे होगा परिवर्तन। तो इसका जो होगा देखिए, शिक्षण से अधिगम पर बल देने के लिए तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति जो अपनाया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग को बच्चों मतलब जो टीचर होते हैं उनको बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, बच्चों के हिसाब से, बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से गए पढ़ा के चले आए, बच्चों को बिल्कुल केंद्र मान के उनके हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा हमको, जो भी नियम है, ठीक है। तो शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है अगर हम लोग बाल केंद्रित पद्धति अपनाते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सही है ये। और एक क्वेश्चन देखते हैं 130 वाला। आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, सीट पेपर में भी आता है, यूपी स्टेट जो भी आप जिस स्टेट से हैं, तो ये क्वेश्चन कॉमन है और लाइफ में भी ये आपका क्वेश्चन हमेशा आने वाला है, ठीक है। इस तरह का जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ से आंसर देखना चाहिए। देखिए, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, बिल्कुल ही शिकायत क्यों करेंगे भाई, आप टीचर हैं, प्रधान से शिकायत करें, आपको हैंडल करना है ना, तो अपना देखिए उसे डांटेंगे, आप उसे डांटेंगे ये तो चलेगा, लेकिन आप रोज़ तो डांट नहीं पाएंगे, रोज़ डांटने से कोई मतलब नहीं बनेगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप करेंगे क्या कि काम बने, उससे बातचीत करेंगे और उसके माता पिता शिकायत करें, उसके माता पिता का शिकायत करेंगे। देखिए ये बात आती है कि आप टीचर हैं तो आपको खुद उसको सॉल्व करना चाहिए, माता पिता के पास नहीं जाना चाहिए। तो क्या उससे बातचीत करेंगे, उस बच्चे को चाहे जितना भी कैसा भी बच्चा हो, आप उसको बैठ के बात करिए, उससे अच्छे पूछिए बेटा क्या बात है, क्यों ऐसा करते हो, ठीक है। आपको मतलब उसको थोड़ा मोटिवेट भी करिए, बेटा देखो इस तरह से आपकी लाइफ नहीं चलेगी, आपको लाइफ में बहुत कुछ करना है। तो आप अच्छे से बातें करेंगे तो हो सकता है उसको कोई ना कोई बात अच्छी लगे और आपके साथ कोऑपरेट करना शुरू कर दे। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 131। निम्नलिखित में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है। श्रव्य दृश्य मतलब सुनकर और देखकर कुछ ऐसा सामग्री कौन सा दिखा रहा है इसमें। तो देखिए, शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, ठीक है। शिक्षण को तो उद्देश्य बोल रहा है ना, श्रव्य और दृश्य, यानी कि जब हम सुन के और देख के सामग्री का यूज करते हैं तो वो ऐसा क्यों करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। तो शिक्षण को प्रभावशाली बनाएंगे तभी तो। और सकारात्मक सृजनात्मक उत्पन्न करना, ठीक है। तो सकारात्मक सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी वगैरह उत्पन्न करना, बिल्कुल सही बात है। और छात्रों को क्रियाशील बनाना, देखिए क्रियाशील तो बनेगा तभी तो काम बनेगी, एक्टिव होना चाहिए। और विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना, देखिए यहाँ निगेटिव बात कर दिया है, ये अरुचि क्या है, एक तरह से निगेटिव है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 2 3 किस ऑप्शन में, देखिए ए में है ना। तो इसको आंसर इस तरह से बना सकते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आता है 132। शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। तो बताइए दो प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। बालकों में विषयों का ज्ञान व मानसिक विकास करना, विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयार करना, विषयों का ज्ञान देना व उसको कंठस्थ करवाना, विषयों का ज्ञान देना व व्यावसायिक कौशल का विकास करना। तो शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य की बात कर रहा है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए बाकी में क्या है, कंठस्थ करवा रहा है, यहाँ पे व्यावसायिक कौशल दिखा रहा है, व्यवसायिक बच्चों को क्यों दिखाओगे भाई, और विषय का ज्ञान देना और परीक्षा के लिए तैयार करना, परीक्षा के लिए बात ही तो नहीं होती है, एक तो समय जानकारी चाहिए। देखिए बच्चों में विषय का ज्ञान, ठीक है, विषय जो भी आप सही पढ़ा रहे हो उसका जानकारी देना अच्छे से, और उनका मानसिक विकास, उनका मेंटल लेवल जो होता है उनको, ठीक है, समझदारी जो होता है वो सब कुछ हमको सिखाना है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए संप्रेषक के प्रकार पूछ दिया है, बताइए संप्रेषक के प्रकार कितने होते हैं। तो संप्रेषक के दो ही प्रकार होते हैं, क्या क्या होते हैं दोस्तों। देखिए एक व्यक्तिगत होता है यानी पर्सनल होता है, एक सामूहिक होता है यानी कि जो आपका क्राउड में भीड़ में जो कि लोगों के साथ एक साथ मिलकर करते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी।
तो इस तरह से आप कंप्यूटर कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कक्षा में शिक्षार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, मतलब शिक्षिका को उचित है क्या करना चाहिए? तो अगर रुचि बनाए रखना तो सैमपाठ का प्रयोग, चर्चा करना, कहानी सुनाना और प्रश्न पूछना। तो देखिए अगर आपको बाकी देखिए सैमपाठ का प्रयोग तो भाई कर ही रहे हैं, प्रश्न चर्चा भी किया जाता है और कहानी कहना भी कभी कभी किया जाता है, लेकिन हमेशा नहीं किया जाता है। आपको रुचि बनाना है, मतलब पढ़ाई में मन लगाना है, तो कैसे करेंगे? आप जब पढ़ा रहे हो तो बीच बीच में आप प्रश्न करना चाहिए, ठीक है। एक टीचर को जो है स्टूडेंट से ये कभी कभी बीच बीच में क्वेश्चन करना चाहिए। आप लोग कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो कोई उससे रिलेटेड कोई भी एक दो क्वेश्चन पूछना चाहिए, जिससे बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और जवाब दे के अपने आप को रुचिकर बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बालक, इसका आंसर देख लीजिए डी होगा। और 135 में क्या है, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्या करते हैं? देखिए पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर के से पढ़ाया जाए, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे, तो बताइए क्या होगा? क्रिया विधि से पढ़ाया जाए, राइट। क्रिया विधि से अगर हम पढ़ाएंगे तब वो ज़्यादा सीखेगा। क्रिया विधि मतलब करके सीखना है ना, लर्निंग बाय डूइंग, कुछ इस तरह से जो होता है लर्निंग बाय डूइंग, तो आप इससे ज़्यादा सीखता होगा। बाकी ये सब चीज़ें तो भाई है, एडिशनल चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आपसे बात करें तो ये होगा। अच्छा ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग क्या होगा। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो बताइए मानसिक का जो होगा देखिए समझ, अनुप्रयोग, समस्या, ये नहीं होगा। जो होगा क्या होगा आपका सृजनात्मक यानी क्रिएटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मक के लिए किया जाता है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका 137 देख लेते हैं। समूह शिक्षण है, बताइए समूह शिक्षण का क्या होगा? समूह शिक्षण है ABCD, ठीक है। इसमें तो ऑप्शन दे रखा 4, तो समूह शिक्षण, अब इसमें चार ऑप्शन को वीडियो पॉज करके भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन को। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो समूह शिक्षण में क्या क्या होता है? संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण, ओके, संसाधनों, रुचि, विशेषताओं को इस्तेमाल करें। चलिए ये हो गया आपका 137। 138 में देख लेते हैं। 138 में क्या क्वेश्चन बोल रहा है? निम्नलिखित में से अंतः विषयों अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, तो अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, तो क्या होगा बताइए? तो इसका ऑप्शन अगर आप लोग देख लीजिए, आप लोग वीडियो पॉज कर भी पढ़ सकते हैं, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर जो होगा बी होगा। सिर्फ विद्यार्थियों को सीखने गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं, ओके। तो अंतर शिक्षार्थियों को सीखे गए ज्ञान, जो भी ज्ञान उसे सीख लिया और बहुत संदर्भों में अनुप्रयोग करने हेतु सामान्यीकृत किया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओके। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। जो भी मतलब ऑप्शन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग पॉज कर लिया करिए और पढ़ लीजिए, ताकि आपका भी समय बचे और ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। तो पूरी कोशिश रहेगी कि वीडियो थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन वीडियो शॉर्ट हो नहीं पा रही है दोस्तों। आप पार्ट वाइज बना रहे हैं, उसके बाद भी देख रहे हैं लेट हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 137, ठीक है। 137 जो आपको 139 जो है 139, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को बताइए के योग्य बनाती है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन बाद दोबारा देख लीजिए। मानव बुद्धि, मानव की जो बुद्धि यानी विकास की समझ शिक्षक को बनाती है, क्या बनाती है बताइए? तो इसका जो आंसर है यानी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, फिर इसको बताते हैं आपको, ठीक है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, ऐसा नहीं होगा। और शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण करना, और शिक्षार्थियों के यह बनाने की वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, और विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 140 क्वेश्चन में क्या है आपका? विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, अब विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र में यह विश्वास है कि क्या होगा इसका आंसर? देखिए आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा ऑप्शन। इसका आंसर जो होगा सी, क्या होगा दोस्तों? सी मतलब शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 141 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 141 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, देखिए इसमें दिया हुआ है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान होता है, बताइए। तो सीखने का मतलब ज्ञान होता है, तो बताइए इसमें क्या होगा आंसर। इसका जो आंसर होगा जॉन पियाजे, यानी कि बी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक। सीखने का मतलब ही ज्ञान होता है ना। सीखने का जितना आप सीखेंगे उतना ही आपको ज्ञान होगा। ये किसने कहा है, ये आपका जॉन पियाजे ने बोला है, जीन पियाजे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षिका तत्काल नहीं दे सकता, ओके। शिक्षक का की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। जैसे क्या होता है कई बार एग्जाम, जैसे क्लास में क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें टीचर भी नहीं बता पाते हैं, है ना। तो उस केस में हमको क्या करना चाहिए, मतलब बताया जाए। तो देखिए शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए आप वहाँ पे क्या है, एज ए टीचर हैं तो आपको हर बच्चों के सारे क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए, है ना। तो हमको ऐसे सोचना आता है, बिल्कुल नहीं, गलत है। आप लोग एलिमिनेशन मेथड भी लगा के कर सकते हैं आंसर, राइट आंसर तक। तो शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ। अगर आप बिल्कुल स्वीकार भी कर लेते कि मुझे नहीं पता है, तो इससे क्या होगा, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बच्चे सोचेंगे कि बच्चों को क्या है, बच्चे तो हमेशा कमियां ढूंढते रहते हैं, तो वो आपको निगेटिव समझ लेंगे और सोचेंगे टीचर को नहीं आता। और जब वो जान जाएगा कि आपको नहीं आता है तो आप इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे आप में। तो ठीक है, अब देखिए लास्ट में ऑप्शन देख लीजिए, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए, है ना। तो बाद में समझ कर देना चाहिए। तो देखिए इसमें आंसर दिया होगा, यदि शिवानी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर शिक्षक, ठीक है, शिक्षक तत्काल नहीं दे पाता है तो स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि इस प्रश्न का उत्तर हम बाद में समझ कर देंगे, ओके। तो कोई नहीं, आप ऐसा बोल सकते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं, जो समझदार होते हैं, उन समझ जाते हैं कि कोई बात नहीं, सर हमको बताएंगे। लेकिन सही क्या होता है कि हम लोग जो भी बताइए, आप एज ए टीचर आप जो भी बताइए बच्चों को बिल्कुल सही बताइए। कभी भी इस तरह से अपना मतलब इज्जत बचाने के लिए जो भी आप गलत मत बताइएगा, ठीक है। तो आप सही बताएंगे तो आप बच्चे आपको समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है, शिक्षा का उद्देश्य है, बताइए। एक अच्छा नागरिक होना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कि शिक्षा से आप सिर्फ नागरिक बनेंगे। और ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो जो समाज के लिए उपयोगी हो, ये भी है, लेकिन ये बिल्कुल ये नहीं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, पूरा व्यवहार्यता का निर्माण करना है। और उपयुक्त सभी में क्या सारा होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, अच्छा नागरिक होना चाहिए, व्यक्ति के समान के और व्यवहारिक व्यवहार में होना चाहिए। ये शिक्षा का सारा उद्देश्य है। एक बार आप लोग पूरा देख लीजिए क्या क्या होता है शिक्षा के उद्देश्य में। तो मनुष्य के जन्मजात प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त करना, बालक को अच्छा नागरिक बनाना, व्यक्तित्व का निर्माण करना, व्यवहारिकता का निर्माण करना, सत्य का ज्ञान कराना और मानसिक क्षमता का विकास करना। तो ये सारे होंगे, कोई एक नहीं है, बस सारे होंगे, ठीक है। तो शिक्षा का उद्देश्य हमारा मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में कोई एक ही काम नहीं है, बहुत सारे काम है, तो सब में काम करता है आपका, है ना, शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 144 में क्या करना है आपका, देखिए 144, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे, बताइए। चित्तवृत्ति मतलब कि अपना, जैसे कि कंसंट्रेशन बोलते हैं जिसको, वो अगर नहीं कर पा रहा तो आप क्या करेंगे। तो इसका ऑप्शन देख लिए होंगे आपने। तो चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो होगा डी है। तो डी का क्या होगा, उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा करिए जिससे कि बच्चे का रुचि बने। और रुचि के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको पता होगा क्या क्या करना चाहिए, है ना। बीच बीच में क्वेश्चन पूछिए, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाइए, आप किसी चीज़ को समझाने के लिए बड़ा फिगर बना के बताइए उनको, ताकि उसको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए, है ना। एक क्वेश्चन है जो आपका 145 क्वेश्चन में क्या है, शिक्षार्थी वैयक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को, यानी कि शिक्षार्थी वैयक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा, ठीक है। बी क्या होगा, सीखने के विविध अनुभवों का उपलब्ध कराना चाहिए। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, मतलब आपके पास जितने भी तरीके होते हैं सबको बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 146, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, तो क्या करना चाहिए भिन्नताओं से। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो आपने ऑप्शन देख लिया होगा, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा, ठीक है। अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, ओके। तो इस तरह से आप लोग निपट सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है।
और इसमें देखिए क्वेश्चन है 147 में क्या है, शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है। सबसे अधिक प्रभावी कब होता है दोस्तों, जब शिक्षार्थी विषय में रुचि लेते हैं, शिक्षक को विषय का गहन ज्ञान हो, एक ही विषय वस्तु को बार बार दोहराया जाता है, विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। ठीक है, देखिए प्रभावी बात है कि कैसे किया जाता है, जब मानसिक रूप से बिल्कुल स्तर से अनुरूप शिक्षा दी, यानी कि जैसा उनका मेंटल लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाते हैं तो वो उनको ज़्यादा अच्छे समझ में आता है प्रभावी तरीके से। ओके, तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है कि, कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है, क्या होगा ऑप्शन इसका, छात्रों को अनुभव प्रदान करने का। ठीक है, तो कक्षा कक्ष में शिक्षक क्या करता है आपका, छात्रों को अनुभव प्रदान कराता है। ठीक है, और छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण, बिल्कुल सही है, और छात्रों के चिंतन अवसर देता है, बिल्कुल सही है, सोचेगा विचारेगा तभी तो करेगा कुछ काम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है। और दोस्तों अगर वीडियो आपको स्लो लगे या फास्ट लगे तो यूट्यूब पे आपको पता होगा स्पीड का भी फीचर दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं आराम से, स्लो या फास्ट। ओके, तो आप लोग कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, यदि विद्यार्थी जो है पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि, देखिए रुचि वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो क्या करना चाहिए शिक्षक को, शिक्षण विधि बदल दें। बिल्कुल, अगर आप बार बार पढ़ा रहे हैं और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, शिक्षण विधि बदल देंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसका देखिए ऑप्शन नंबर ये तो सही है बिल्कुल। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं 155। भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देता है। तो निम्नलिखित पे बल देता है कि प्राइमरी शिक्षा की बात की जाए तो कैसे बल देगा, बताइए क्या करेगा मतलब। तो इसका जो ऑप्शन होगा देखिए, बोध का विकास करना, आध्यात्मिक की बात नहीं आएगी क्योंकि हम लोग स्कूलों में आध्यात्मिक की बात नहीं की जाती है, और विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना, और रटने का बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी में से लग रहा है आपको देख के, तो बोध का विकास करना, क्योंकि हम लोग वहाँ पर जाते हैं समझ बोध जो होता है, ये होगा ऑप्शन। ठीक है, और 156 देख लेते हैं। 156 का मतलब क्या है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो बताइए, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर सबसे बेहतर तरीका क्या दिख रहा है आपको, महंगी और चमकदार, बिल्कुल नहीं, ये सब ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, ये सब फालतू चीज़ें। सरल और रोचक पाठ्यक्रमों पुस्तकों का प्रयोग करना, अब देखिए आप बिल्कुल सिंपल चीज़ें पढ़ाएंगे तो फिर सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे आप। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग, तो कहानी कथन भी ठीक है लेकिन हमेशा नहीं करते हैं ना, यहाँ पे देखिए बात कर रहा है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी, तो अब देखिए इसमें क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके, तो इस तरह का ऑप्शन जब भी दिखे आपको तो उसका आंसर आप मान सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। बच्चों की मतलब देखिए बात वही आ रही है हमेशा, बाल केंद्रित। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जा रही है हर जगह लगभग, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, और कहीं भी क्वेश्चन का जवाब देना हो तो आप बच्चों के हित में देखिए, उसके हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। 157 देख लेते हैं हम लोग, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, तो सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कैसे होगा, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, तो आपने देख लिया होगा, पॉज कर लीजिएगा वीडियो, उसके बाद आप देख सकते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर है, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो सीखना कैसे होता है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया में उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे की अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ठीक है, इस तरह से हो जाता है ये। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग, जैसे कि जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, कोशिश करिए कि वीडियो को पॉज करिए, पूरा क्वेश्चन उसका ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद आप लोग आंसर पे ध्यान दीजिए, है ना। तो इससे क्या होगा कि आप साथ में मॉक टेस्ट भी कर लेंगे, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग एक पेपर पे जैसे करते समय आप लोग सही गलत जो भी है करिए, उस पर आप लोग खुद क्या एनालिसिस करिए कि हमारा कितना क्वेश्चन सही हुआ है। एक तरह से आपके लिए मॉक टेस्ट है, समझ जाइए, प्रीवियस क्वेश्चन सोल्यूशन जरूर है लेकिन आपके लिए मॉक टेस्ट का काम करेगा। तो ऐसा नहीं कि ये कोई वो मतलब चल रहा है, आपको काफ़ी नॉलेज होगा दोस्तों, आप इसको करिए तो सही पहले। चलिए, अगर आप लोग के पास भी इस तरह का बुक मिल जाए तो आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ 158 का, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत
संबंधित है? बताइए। ये संविधान सिद्धांत जो संबंधित किससे है? तो बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। तो देखिए हर चीज़ से हम लोग अलग होते हैं, तो ये किसने बोला है? वैयक्तिक भिन्नता से है। तो इसका सिद्धांत किससे? वैयक्तिक भिन्नता, बिल्कुल ठीक है। तो टायलर के अनुसार, ये किसने बोला है? टायलर के अनुसार। टायलर के अनुसार शरीर के आकार, स्वरूप, शारीरिक गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, उसके बाद है आपका अभिवृत्तियों और व्यक्ति के लक्षणों में माप की जा सकने वाली भिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। इस प्रकार वैयक्तिक भिन्नता से अभिप्राय है कि व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेदनात्मक अंतर पाया जाना। ओके, तो आप लोग इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? व्यक्ति। तो टायलर के हिसाब से सब हो रहा है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों, बस फटाफट कर लेते हैं हम लोग। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर देना थोड़ा सा, ठीक है। और कोई दिक्कत समझ में आ रही तो कमेंट में बताइएगा आप लोग। एक क्वेश्चन है आपका 159। देखिए इसमें क्या दिया है? एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कैसे? बताइए। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन डी होगा। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, जैसे हम लोग हर चीज़ को कोरिलेट करके पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं इसी तरह से। तो कोई भी वस्तु हो, विषय वस्तु हो, तो आप इसको कोरिलेट कर लीजिए, उसको बताइए बच्चों को, उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और एक क्वेश्चन है आपका, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है। तो ये जो है क्या है? शाब्दिक पुनर्बलन, अशाब्दिक, सकारात्मक, नकारात्मक। तो देखिए जैसे हम लोग बच्चों को बोलते हैं ना, बहुत सही, शाबाश, ठीक है, तो इससे क्या होता है? उन्हें पुनर्बलन मिलता है, लेकिन किस तरह का? सकारात्मक मिलता है। ओके। और चलिए, फ्रोबेल ने निम्नलिखित में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया है? देखिए फ्रोबेल ने गेंद का जो खेल होता है उस पर बल दिया था उन्होंने, तो क्या हो जाएगा? गेंद का खेल। और इसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से, इसके बारे में बहुत अच्छा दिया। फ्रोबेल ने खेल विधि को अधिगम का एक उपयुक्त उपकरण माना है ना। खेल विधि के द्वारा ही बच्चे सीख सकते हैं। और फ्रोबेल के अनुसार खेल विधि से बालक में समायोजन शक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक विकास होता है। और खेल विधि में फ्रोबेल ने गेंद के खेलना और प्रमुखता दी है। फ्रोबेल ने के किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली की स्थापना की है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 162 क्वेश्चन है। 162 में क्या है? अध्यापन की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन करें। तो अध्यापन की पद्धति में, है ना, तो क्या आएगा आपका? सूचना प्रदान करने के लिए यह एक कुशल विधि है। शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रभावपूर्ण प्रणाली है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन आपका है कि अध्यापन की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली, जो हम लोग डिटेल बताते हैं बिल्कुल, तो वो क्या है आपका एक तरह से? तो इसमें देखिए जो ऑप्शन होगा आपका दोनों हो जाएगा। कैसे? क्योंकि कुशल विधि है, क्योंकि यह जो सूचना प्रदान करता है, और साथ में क्या होता है, जो है प्रभावशाली प्रणाली है आलोचनात्मक दृष्टि से, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन बचा है आपका, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें दिया है जो आपका, इसका जो देखिए इसमें क्या दिया है 163 में, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? ओके, तो समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित कौन सी करती है? तो इसमें देखिए ऑप्शन काफ़ी बड़ा है, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसमें कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रदान करती है? तो इसमें आंसर जो हो जाएगा बी, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली तथा ताक में रखी हो, और जो दिन के समय किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। तो समृद्ध शिक्षा यही है आपका, कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियाँ कोने में होती है और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक सेल्फ में रखा जाए और किसी समय भी प्राप्त किया जा सकता है। इससे क्या होता है? समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहन मिलता है, बच्चे अपने हिसाब से काम कर लेते हैं जो भी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 164 कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। बताइए क्या होता है? तो इसका जो आंसर होगा देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन पॉज कर लीजिए वीडियो को, उसका ऑप्शन देख लीजिए। तो वे शिक्षार्थी जो संपर्क, उनके पास क्या है? निष्पादन, उपागम और अभिविन्यास। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन है आपका 165, देखिए। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती, यह दर्शाता है कि क्या होगा? ऑप्शन देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आंसर बताइए।
तो इसका आंसर जो होगा सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ठीक, देखिए हम आप कहीं भी, जैसे कि हम लोग तभी जब बात करते हैं या ज़्यादा बोलते हैं जहाँ पे तवज्जो दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग, बात को वैल्यू दिया जाता है। लेकिन जहाँ पे बात नहीं किया, जैसे वो घर में होती होगी, घर में उसको लोग चुप करा देते होंगे, लेकिन स्कूल में क्या है कि उसकी बातें लोग सुनते होंगे, तो इसलिए होता है ऐसा। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका ये वाला, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, तो प्रगतिशील कक्षा की बात किया जा रहा है, तो क्या उपलब्ध कराएगा, तो खोज को प्रोत्साहन देता है, नियामक, समावेशन, आवृत्ति। इसमें जो हो जाएगा आपका खोज को प्रोत्साहन देता है। ओके, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता में से संबंधित है, तो शिक्षक कुशलता से संबंधित कौन सा है, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सारा कुछ होगा, देखिए प्रश्नों से हम पर और प्रश्न पूछना है सभी होगा। ये क्वेश्चन और है आपका 168, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए कि, तो शिक्षक को क्या ज्ञान होना चाहिए बताइए, तो शिक्षक को जो ज्ञान होना चाहिए कि अध्यापन विषय व बाल मनोविज्ञान का, ठीक है, अध्यापन विषय क्या पढ़ाना है, और बाल मनोविज्ञान यानी कि बच्चों के बारे में कि बच्चे किस तरह से इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जो है आपका 169 है, जो आपका टोटल 200 क्वेश्चन है, तो हम लोग फटाफट कर लेते हैं इसको भी। निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगात्मकता विधि गतिविधि नहीं होती है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। खेलना, लिखना, गेंद फेंकना और सोचना। देखिए मनो की बात कर रहा है, मन मन, तो खेलना, लिखना और मन गेंद में तो है नहीं, सोचना में होगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, डी। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है, अगर आप सीखने की तत्परता में है तो क्या ये क्या बताता है, तो इसका देखिए ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी है, सीखने की सततमता में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। ओके दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप स्लो भी कर सकते हैं और अपने साथ चल सकते हैं, और टाइम बचाने की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, आपको आंसर पे थोड़ा डायरेक्ट ले जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। और चलिए ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लीजिए 171, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए, कैसा कार्य करना चाहिए बताइए। प्रगतिशील, प्रजातांत्रिक, देखिए प्रजातांत्रिक, प्रभुत्वशाली और यह आपका प्रभावशाली। तो एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए, तो प्रजातांत्रिक भूमिका में, प्रजातांत्रिक का मतलब ही होता है कि अपनी प्रजा को कैसे सही से रखना है, तो प्रजा मतलब यानी कि स्टूडेंट है, तो शिक्षक को कक्षा में प्रजातांत्रिक भूमिका का निर्वाह करना चाहिए ताकि शिक्षार्थी में डर भय का एहसास समाप्त हो जाए और शिक्षक तथा छात्र में वार्तालाप शुरू हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है प्रजातांत्रिक। और ये क्वेश्चन देखिए 172 क्या है, यदि जो है छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों में करेगा, तो छात्र में अगर खुद से कोई काम कर रहा है छात्र, तो क्या होगा उससे, शारीरिक मानसिक परिश्रम और आत्मनिर्भरता। तो खुद से करने का मतलब ये होता है कि आत्मनिर्भर। ओके, हम करके सीखते हैं, किसने कहा था, हम करके सीखते हैं, यह सिम्पसन ने कहा था। ठीक है, सिम्पसन, तो हम करके सीखते हैं, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 174, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से शिक्षक का सबसे अच्छा तरीका कौन है, मतलब जो कक्षा 3 में पढ़ते हैं बच्चे, उनके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, तो प्रयोगशाला, ये तो नहीं होगा दोस्तों, समूह वार्तालाप, ये भी नहीं होगा, व्याख्यान भी नहीं होगा, लेकिन सृजनात्मक होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें लोग बहुत सारी चीज़ें करके देखते हैं। और कुछ क्वेश्चन नंबर 175 पढ़ लेते हैं हम लोग। शिक्षा के विकास को लेकर फ्रोबेल का मुख्य योगदान क्या है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा बालवाड़ी और किंडरगार्टन पे आपका है पद्धति है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगति शिक्षा की विशेषता है, तो प्रगति शिक्षा का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें जो ऑप्शन होगा आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, तो इसका हो जाएगा समय सारणी और बैठने की व्यवस्था। क्यों, क्योंकि जो हमारा प्रगति शिक्षा का मतलब ये होता है कि आपका टाइम टेबल कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और जो बैठने की व्यवस्था भी उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ठीक है, ये सब हो जाएगा। और प्रगति शिक्षा में निम्न विशेषताएं होती है, कौन कौन सी होती है, तो ये आपका समय सारणी और बैठने की व्यवस्था होगा, बाल केंद्रित होता है, बाल केंद्रित में बोलिए जाता है आपको कि कहीं भी हमको देखना तो बाल केंद्रित देखना है, और समावेशी यानी इंक्लूजन, इंक्लूसिव एजुकेशन, सौहार्दपूर्ण सामाजिक अंतर प्रक्रिया और शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से शिक्षण। ओके, तो यहाँ तक हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 177, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, तो सृजनात्मकता को उत्प्रेरित कौन होता है, बैंकिंग, प्रोग्रामिंग, रचनात्मक, तो रचनावादी होगा। ओके, इसका रचनावादी हो जाएगा। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए बताइए, एक शिक्षक को जो है
इसका वीडियो पॉज करके आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। तो चलिए इसका आंसर आप लोग देख लिए होंगे। इसका जो आंसर होगा डी। एक शिक्षक को जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब उसको बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। बच्चा जैसे भी बोल रहा है उसको सुनिए आप आराम से, फिर लास्ट में आपको जब जो लगे सही गलत बताइए उसको। क्वेश्चन नंबर 179 देख लेते हैं हम लोग। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है। तो शिक्षण की विधि बेसिक देखिए, प्राथमिक की जब बात करते हैं तो हम हमेशा खेल विधि को लिखते हैं, है ना। खेल विधि हो जाएगा। और 180 देख लेते हैं। 180 में क्या आ रहा है आपका क्वेश्चन। 180 में जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि दी गई सूचना के विश्लेषण के प्रयोग किया जाती है, यानी अंतर करना। इसका आंसर हो जाएगा अंतर करना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये संप्रेषण के प्रमुख घटक हैं। तो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के घटक कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन में दे रखा है प्रेषक, प्रापक, माध्यम। तो ये सारा होगा आपका, ठीक है। प्रेषक भी होगा, प्रापक होगा, माध्यम होगा। और टोटल कितने घटक होते हैं इसके, तो 5 होते हैं। प्रेषक यानी भेजने वाला, संदेश क्या भेज रहा है, संदेश भेज रहा है। और माध्यम यानी कि किस माध्यम से, प्रापक यानी जो प्राप्त करा और प्रतिपुष्टि करा उसका, ठीक है। तो ये 5 इसके घटक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 182 क्या है। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। सिंपल है, प्रश्न पूछ रहा तो उन्हें पूछने दीजिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 183 में देखिए क्या आंसर आएगा। 183 का जो है, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए कि। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो इसका आंसर होगा ए, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। यानी कि बहुत सारे की जो अधिगम प्रक्रिया होती है, तो लर्निंग के लिए डिवाइसेस वगैरह जो होती है तो सबको हमको प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि बच्चे सीख सकें। और आपका है प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित, बिल्कुल बच्चों पे ही होता है। तो छात्र केंद्रित होता है, बाल केंद्रित होता है। कौन सा सीखना अस्थायी होता है। तो सीखना अस्थायी कब होगा, जब आप चीज़ों को देखकर सुनकर आप समझते हैं, यानी समझ कर करेंगे तभी। यानी रट कर तो नहीं होगा, सुनकर भी नहीं होगा, देख कर नहीं होगा। यानी कि क्या होगा आपका ऑप्शन समझ कर। जब कोई चीज़ों को समझेंगे आप, तभी आप चीज़ों को बहुत दिनों तक अस्थायी रखेंगे। तो ये आप पर भी लागू करता है, आपको भी समझना चाहिए चीज़ों को, है ना। देखिए इसमें है क्वेश्चन है आपका 186 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो 186 कैसे करेंगे। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो छात्र को दंडित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। चुटकुले नहीं, आराम करना चाहिए, नहीं। तो किसका क्या होगा आंसर, सी होना चाहिए, अधिकम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। यानी कि जो लर्निंग इन्वायरमेंट होता है वो उत्पन्न करना चाहिए जिससे कि बच्चे सीख सकें। ओके 187 देखते क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। तो बताइए, उच्च प्राथमिक यानी प्राइमरी की बात नहीं कर रहा, उच्च प्राथमिक कौन सा नहीं है। तो है कौन सा, पहले देख लेते हैं हम लोग। तो वस्तुओं के प्रेक्षण करना, अवलोकन करना, रिकॉर्ड करना, ये तो होगा। रेखाचित्र बनाना और वास्तविक अनुभव भी प्रदान करना, ये भी होता है। लेकिन अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना ये नहीं होता। यानी कि हमको मूर्तता होना चाहिए, यहाँ पे मूर्त होना चाहिए। अगर मूर्त होता तो सही होता, लेकिन अमूर्त दिया है नहीं पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके चलिए 188 देख लेते हैं हम लोग। 188 में क्या है आपका, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण में। तो आपका हो जाएगा जो उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण वाला ये आपका हो गया जो। देखिए उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में किस विधि के सोपान है। तो इसका जो हो जाएगा आगमन होगा। ओके ये जो आपका विशेष होगा था सब कुछ आगमन के अंतर्गत आएगा। देखिए आगमन में क्या होता है कि शिक्षण का आगमन विधि शिक्षण के अनेक विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सामान्य करती है। यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, एग्जाम्पल वगैरह देते हैं ताकि लोग समझ में आ सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है। तो ये होगा आपका जॉन डेवी। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि की जब बात करता है तो ये जॉन डेवी हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका 190। बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। तो किस प्रकार सीखते हैं दोस्तों बताइए। तो इसका जो आंसर होगा देख लीजिए, ऑप्शन देख लिए होंगे। तो इसका आंसर बताइए। इसका होगा प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसके देखिए यह बालकों को सीखने की विधि किस प्रकार की, यानी क्रिया विधि द्वारा, प्रश्न पूछकर, विषय वस्तु, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा। ये सभी जो है सीखने की क्रिया विधि होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 191। वह विधियाँ जिनके प्रयोग से शिक्षार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है बताइए। तो इसका जो आंसर होगा बी, अधिगम कर्ता केंद्रित विधि।
अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। ओके दोस्तों, तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी। दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। और 192 देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ क्या है आपका, मानवता, रचनात्मक यानी रचनावाद, व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, रचनावाद। ओके, फ्रेमवर्क जो बात कर रहे थे वो रचनावाद हो जाएगा। 193 देख लेते हैं हम लोग क्या है। 193 के अकॉर्डिंग देखा जाए क्वेश्चन तो विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए निम्नलिखित से कौन सा उपागम नहीं है। तो इसका देखिए बहुविकल्पी नहीं होता है, बाकी सब वार्तालाप, परियोजना और मौखिक ये सभी होगा, लेकिन आपका बहुविकल्पी नहीं होगा। ओके, तो देखिए इसमें क्या क्या हुआ, वार्तालाप, परियोजना, मौखिक, ये सारा जो है ये एक तरीका है, लेकिन ये जो बहुविकल्पी नहीं है। इसमें कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। देखिए 194 देख लेते हैं हम लोग। तो 194 में क्या है आपका, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। बताइए, सुगमकर्ता, अनुदेशात्मक, प्रशिक्षक और नियंत्रणकर्ता। तो ये होगा सुगमकर्ता। ओके, 195 में आएगा आपका शिक्षण एक प्रक्रिया है। तो शिक्षण एक प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा डी, शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 196, शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को क्या करना चाहिए, छात्रों को खड़ा करना चाहिए, छात्रों को मानसिक तैयार करना चाहिए, सैंपट को साफ करना चाहिए, छात्रों को चुप रहने के लिए। ठीक है, तो खड़ा तो करेगा नहीं। ठीक, इसमें देखिए ये वाला सैंपट को साफ करना चाहिए, सब कुछ नहीं है, और चुप रहने के लिए नहीं बोलना चाहिए। क्या करेगा, मानसिक रूप से तैयार करेगा बच्चों को, ये काम होता है। 197 क्या है आपका, 197 के खिलाफ देखा जाए तो क्या है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए, तो बच्चों की रुचि बनाना है भाई पढ़ाई में, तो कैसे करेंगे आप बताइए। तो इसमें देखिए होगा आपका, बाकी ऑप्शन देखिए अभी ये वाला देखिए डी वाला ऑप्शन, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, है ना। जब बच्चे खुद गतिविधि करेंगे तो उसमें अपना समय देंगे, अपना इंटरेस्ट देंगे, इससे उनका टाइम लगेगा। ठीक है, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। 198 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से निर्धारित है। तो कैसे है आपका, इसका देखिए आपने ऑप्शन देख लिए होंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। क्या होगा, बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, है ना। चलिए 199 देख लेते हैं। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापक को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बताइए। तो इसका जो आंसर होगा देखिए सी होगा, शिक्षार्थी की सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। ओके, चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका लास्ट है, इसको देख लेते हैं हम लोग। विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों में युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा देखिए आप लोग ऑप्शन देख लिए होंगे वीडियो पॉज करके। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बच्चों के युक्त सभी विद्यार्थियों के अनुभव बढ़ाती है। बिल्कुल सही बात है, सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं ना। क्योंकि सभी बच्चे जो अलग अलग जानकारी रखते हैं, तो अगर एक साथ खेलेंगे तो उनकी सबकी जो संस्कृति होती है, सबकी जानकारियाँ होती है, वो एक साथ मिल जाता है ना, जिससे बच्चों का ज्ञान बढ़ता है। तो इस तरह से आपका पूरे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और इस तरह से मैंने 3-4 जो भी है मतलब पार्ट बनाया है, और सभी पार्ट का जो लिंक है दोस्तों इस वीडियो के लास्ट वीडियो है, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। तो आप लोग सब एक एक करके धीरे धीरे देख लीजिएगा। और मैंने एक साथ वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती है, तो आप लोग देख नहीं पाते हैं। छोटा छोटा वीडियो रहेगा सबका, मतलब कोई 30 मिनट का, कोई 20 मिनट का, कोई 40 मिनट का है। तो ऐसे करके आप लोग पूरा कवर कर लेंगे। इस तरह से आपका एक पूरा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है तैयार हो गया आपका। और इस तरह से मैं और भी पेपर लाऊंगा। अगर आप लोगों को कुछ सुझाव देना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोग के लिए प्रयास करते रहें। ठीक है, तो हमारे चैनल पर दोस्तों एजुकेशन रिलेटेड सभी जितनी वैकेंसी आती है, जो रिजल्ट आता है, सब कुछ अपडेट मिलता है आपको। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।